हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद इन्फिलन। और अभी तक हमने देख लिया है लूप्स वगैरह, एरे वगैरह, स्ट्रिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जावा के। अब इससे थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, वो है मेथड्स। ठीक है। अब अगर आपको नाम से लग रहा है यार मेथड्स क्या होती है, तो अगर आप सी या सी प्लस प्लस या फिर किसी भी जावा स्क्रिप्ट वगैरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर चुके हैं और आपने वहाँ पर पढ़ा था फंक्शंस, ठीक है, आपने पढ़ा था वहाँ पर फंक्शंस, तो यार फंक्शंस और मेथड्स एकदम सेम चीज़ है। अगर कहीं भी इस लेक्चर में मेथड्स का नाम यूज करूं तो आप समझिए मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूं। और अगर आप में से किसी को भी नहीं पता कि यार फंक्शंस या फिर मेथड्स होता क्या एग्जैक्टली, तो इसको हम बोलते थे एक ब्लॉक ऑफ कोड। ऐसा मैं लिख देता हूं, ब्लॉक ऑफ कोड, ये आपकी डेफिनेशन होती है। अब इसका एक ओवरव्यू अगर मैं देना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा कि मेरा कोई लॉजिक है, उसको मैं परफॉर्म करवाना चाहता हूं बार बार, तो मैं उसको एक ब्लॉक में लिख दूंगा। अब इससे यार इतना समझ नहीं आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली आपको क्या बोला मैंने कि मेरा एक लॉजिक है। अब लॉजिक क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप कुछ लिख रहे हैं, कोई एक लॉजिक बना रहे हैं, जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स। सम ऑफ टू नंबर्स का लॉजिक क्या होगा, इंट a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, इंट लिखो या ना लिखो, अभी हम सिर्फ सूडो कोड या फिर लॉजिक लिख रहे हैं। ठीक है, तो a और b हमने ले लिया है। अब हम करेंगे यार c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और बेसिकली सबसे बाहर हम कर देंगे प्रिंट, और प्रिंट कर देंगे हम c को। ठीक है, ऐसा हम लॉजिक लिख सकते हैं अपना। तो बेसिकली हमने क्या करा, दो नंबर लिए हैं a b और उसमें लास्ट में c में ऐड करके उसको प्रिंट कर दिया है। तो ये हमारा लॉजिक हो गया। अब इस लॉजिक के बदौलत मेथड्स को समझेंगे। अब जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पर PSVM लिखता हूँ, मतलब कि यार पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, ये मेरा मेन फंक्शन है, इसमें मैंने कुछ कोड लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और मैंने यहाँ भी कुछ कोड लिखा, ये ऐसा कोड है मेरा, यहाँ भी कोड है, यहाँ भी कोड है। अब इसके बीच में मैं उस लॉजिक को यूज करना चाहता हूँ। कौन से लॉजिक को, जो मैंने आपको बताया था a प्लस बी वाला। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं उस लॉजिक को लिख देता हूँ पूरा, जो कि है 3 लाइन्स ऑफ कोड। ठीक है, उसके बाद यार इस कोड के बाद भी मैं लॉजिक को यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं अपना पूरा लॉजिक लिख दूंगा, जो कि सेम 3 लाइन्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये कोड हो गया, उसके बाद ये मेरी 3 लाइन्स हो गई, फिर ये कोड हो गया, और फिर से ये 3 लाइन्स हो गई। तो मैंने यहाँ पर ये सेम चीज 2 बार रिपीट करी है। ठीक है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि यार ये जो मैंने रिपीट करा है इसको एक बॉक्स में बंद कर दूं। ठीक है, एक बॉक्स बना देता हूं और उसमें इस चीज को मैंने पैक कर दिया है। ठीक है, और ये बॉक्स यार सिर्फ एक लाइन है। ठीक है, 1 लाइन ऑफ कोड, ये बॉक्स सिर्फ 1 लाइन ऑफ कोड है। तो इस बॉक्स को बना देने के बाद अपना मैं अगर मेन फंक्शन लिखता हूं, तो मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है यार। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा अपना कोड, उसके बाद जो नीचे वाला कोड है वो मैं लिखूंगा, और सिर्फ एक लाइन का मुझे बॉक्स बनाना है यहाँ पर, सिर्फ एक लाइन का। तो यहाँ पर देखिए नीचे भी मैंने वही बॉक्स सेम बना दिया है, ऊपर भी मैंने वही बॉक्स बना दिया है। तो ये सिर्फ 1 लाइन है, ये भी सिर्फ 1 लाइन है, और यहाँ पर ये 3 लाइन्स है, ये 3 लाइन्स है। तो बेसिकली हमने इस लॉजिक को इस बॉक्स के अंदर पैक कर दिया, और उस बॉक्स को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये होता है मेथड्स। ये एक मेथड हो गया, ये जो बॉक्स है ये हमारा एक मेथड हो गया। मतलब हर मेथड में कोई ना कोई लॉजिक होगा जिसको आप बार बार यूज करना चाहते हैं। तो इससे देखिए आपको कहीं भी रीयूज नहीं करना पड़ा, इन द सेंस कि सिर्फ सेम चीज आपको फिर बार बार नहीं लिखनी पड़ी। आपको सिर्फ एक बॉक्स बनाना था और उसी को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो यहां से आपका क्या हुआ कि कोड जो है वो छोटा हो गया। बेसिकली यहाँ पर आपको देख करके ये तो समझ आ रहा होगा ना कि यार बॉक्स जो है, बॉक्स मैंने बाहर कहीं ना कहीं बनाया है। ठीक है, इस कोड को जब मैंने बॉक्स में डाला है वो भी कहीं ना कहीं मैंने प्रोसेस किया है, तो वो भी मुझे कोड में करना पड़ेगा। तो चलिए कोड में देख लेते हैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम आ चुके हैं अपने इंटेलिज आइडिया में। सबसे पहले यार मैं ऐसा आउट करता हूँ, और सबसे पहला मैं लिख देता हूँ दिस इज फर्स्ट लाइन। ठीक है, उसके बाद एक और बार ऐसा आउट करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ दिस इज लास्ट लाइन। अब मेरा लॉजिक क्या था, बेसिकली मेरा लॉजिक था यार इंट a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20, और फिर मुझे c इज इक्वल्स टू a प्लस बी करवा करके और c को प्रिंट करवाना था। ठीक है, यही मेरा बेसिक लॉजिक था। और यहाँ पर इंट c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ये है मेरा लॉजिक। यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा लॉजिक है। अब क्या होता है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो बहुत ही सही तरीके से C प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन भी प्रिंट हो जाएगी। लेकिन इसी लॉजिक को मैं फिर से यूज करना चाह रहा हूँ लास्ट लाइन के बाद एक और बार। तो अब मुझे दो अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो इसको मान लीजिए मैं A1 दे देता हूँ नाम, और इसमें मैं 40 लिख देता हूँ, और फिर B1 दे करके मैं 60 लिख देता हूँ, और उसी तरह से मैं इंट C1 दे करके A1 प्लस B1 कर देता हूँ, और मैं C1 को प्रिंट करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिस इज फर्स्ट लाइन प्रिंट हो गया, फिर ये मेरा लॉजिक था, फिर दिस इज लास्ट लाइन प्रिंट हो गया, फिर ये मेरा लॉजिक था।
तो यहाँ पर 3 लाइन्स ऑफ कोड, यहाँ भी 3 लाइन्स ऑफ कोड, 6 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ा मुझे 2 बार उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, 30 और 100 मेरे आंसर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर तो मुझे 2 बार इम्प्लीमेंट करना पड़ा, कल को मुझे 100 या 50 बार इम्प्लीमेंट करना पड़ जाता है कोई लॉजिक, तो मैं बार बार अपना 50x3 150 लाइन ऑफ कोड नहीं लिखूंगा। वहीं मैं अगर इस पूरे लॉजिक को एक बॉक्स में बंद कर दूं, ठीक है, ब्लॉक में बंद कर दूं बेसिकली, तो ये हो जाएगा आपका ब्लॉक ऑफ कोड, और उसी को हम फंक्शंस या मेथड्स बोलते हैं। तो ब्लॉक ऑफ कोड में मैंने बंद कर दिया और इसको बस एक लाइन चाहिए, इसको सिर्फ एक लाइन चाहिए, तो आपका जो 50 या फिर 100 बार आपको जो यूज करना है वो सिर्फ 50 लाइन्स ऑफ कोड हो जाएगा। ठीक है, अब कल को यार आपके लॉजिक में ही बहुत सारी लाइन्स है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका कोड कितना ज्यादा छोटा होगा मेथड्स की मदद से। तो अब बात करते हैं हम वो बॉक्स कैसे बनाएंगे, वो ब्लॉक कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, ठीक है, नीचे वाले लॉजिक को भी हटा देता हूँ, और अब मैं बोल रहा हूँ यार आपको कि आपको सिर्फ एक बॉक्स बनाना है, ब्लॉक बनाना है। अब वो ब्लॉक कैसे बनाते हैं, उसका एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है, एक तरीका होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको जाना है मेन क्लास के अंदर आना है, फिर आपको लिखना है स्टैटिक वॉइड, फिर सम, और उसके बाद अभी के लिए मैं डायरेक्ट सम बना देता हूँ और उसमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और फर्स्ट लाइन के बाद मैं सम ऐसा लिख देता हूँ, और लास्ट लाइन के बाद भी मैं सम लिख देता हूँ, और फिर इसको रन करता हूँ। तो पहले हम बॉक्स बनाने के तरीके की बात करते हैं। ये हमारा बॉक्स है, ठीक है, ब्लॉक है, तो उसको बनाया कैसे मैंने लिखा स्टैटिक, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा वॉइड, उसके बाद मैंने लिखा सम। अब यहाँ पर ये सिंटेक्स होता है, और ब्लॉक्स तो आपको पता ही है, ये जो आप बनाते हैं स्कोप, इसकी मदद से आप उसको स्टार्ट और फिनिश कर रहे हो। अब यहाँ पर सम जो है वो नाम है आपका, आपके मेथड का नाम है। ठीक है, जब भी आप उस मेथड को यूज करना चाहते हो तो आपको सिर्फ उस नाम से उसको कॉल करना है। जैसे किसी इंसान का नाम होता है रमेश, तो आप उसको बुलाने के लिए बोलते हैं रमेश। ठीक है, उसी तरह से सम को कॉल करने के लिए आप लिखेंगे सम। अब अंदर जो मैंने लॉजिक लिखा उससे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक और वॉइड क्या होता है। तो वॉइड होता है आपका रिटर्न टाइप। ठीक है, ये होता है आपका रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप क्या होता है उसको बहुत ही आसानी से हम समझेंगे थोड़ी ही देर में। अगर स्टैटिक की मैं बात करूं तो यार ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आपका कॉन्सेप्ट है, ऊप्स कॉन्सेप्ट है स्टैटिक। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि हमारा जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, जो हम हमेशा से बोलते हैं पीएसवीएम, ठीक है, तो पीएसवीएम क्या है, पीएसवीएम खुद स्टैटिक है। यहाँ पर देखिए पब्लिक स्टैटिक, तो यार स्टैटिक के अंदर हमने सम को यूज किया है, स्टैटिक के अंदर हमने सम को यूज किया है। तो किसी भी चीज को स्टैटिक के अंदर यूज करने के लिए उस चीज को हमें स्टैटिक बनाना पड़ता है। कोई वेरिएबल भी आप बना रहे हैं और आप ऐसे डायरेक्टली अंदर यूज कर रहे हैं बाहर बना करके, ठीक है, मेन मेथड के बाहर अगर कोई भी चीज आप बना रहे हैं तो आपको उसे स्टैटिक करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली अगर उसमें यूज करना है। तो बस इतना समझिए, बाकी अच्छे से हम ऊप्स कॉन्सेप्ट में इसके बारे में बात कर ही लेंगे। तो अभी के लिए स्टैटिक सिर्फ इतना समझना है कि कोई भी चीज अगर मेन मेथड में मैं यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि मेन खुद एक स्टैटिक मेथड है, अंदर मैं उसको डायरेक्टली यूज करना चाहता हूँ, तो मैं ऊपर भी जो भी बनाऊंगा उसको स्टैटिक बना दूंगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो इस सिंटेक्स की मदद से हमने अपना जो है ब्लॉक बना लिया है। अब जब मैं सम लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर सम जो मैंने बनाया है, ठीक है, स्टैटिक वॉइड सम जो मैंने बनाया है उसमें मैंने ये वाले पैरेंथेसिस का यूज किया है। तो इसी तरह से हम मेथड्स बनाते हैं और मेथड्स को कॉल भी इसी तरह से करते हैं। ठीक है, सम के बाद हम पैरेंथेसिस दे देते हैं, तो इससे एक लाइन में हमारा मेथड पूरा कॉल हो जाता है। तो इसको अगर आपको आसान भाषा में समझना है तो ऐसा समझिए कि जब भी मैं सम लिख रहा हूँ मतलब मैं ये 3 लाइन लिख रहा हूँ, जब भी मैं सम लिख रहा हूँ मतलब मैं ये 3 लाइन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हो भी यही रहा है, जब भी मैं सम लिख रहा हूँ मतलब ये 30 दे रहा है, जब भी मैं सम लिख रहा हूँ मतलब ये 30 दे रहा है। क्यों 30 दे रहा है, क्योंकि 10 और 20 जो है ए और बी है, उसको सम करके उसने प्रिंट कर दिया। तो जब मैं सम चलाऊंगा मेरा 10 और 20 हो जाएगा। तो ये मेरा बेसिक मेथड है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि यार अगली बार मान लीजिए मुझे सम में 10 और 20 नहीं दे करके 20 और 40 देना है और मुझे 60 एज एन आंसर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पर बात आती है पैरामीटर्स की। ठीक है, पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स। अब पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, पैरामीटर मतलब किसी पैरामीटर पे। यहाँ पर हमारे पैरामीटर्स क्या है, अभी हमारे कोई पैरामीटर्स नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कोई पैरामीटर बनाया जाए जिसके बेसिस पे सम अलग अलग तरह से परफॉर्म करे। जैसे कि मान लीजिए एक टीवी का रिमोट होता है आपका, ठीक है, उसमें अलग अलग बटन्स होते हैं, तो अलग अलग बटन की अलग अलग फंक्शनलिटी होती है। लेकिन रिमोट हमारा वही है, रिमोट सिर्फ एक ही है। हर फंक्शनैलिटी के लिए आप अलग अलग रिमोट नहीं यूज करेंगे, उसको अलग अलग तरह से इनपुट देंगे तब जाकर के वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। उसी तरह से यहाँ पर हमारे पैरामीटर्स होते हैं,
मतलब अलग अलग वैल्यूज पे आपका फंक्शन अलग अलग तरह से परफॉर्म करे, इसलिए हम पैरामीटर्स का यूज करते हैं। तो अगर मैं पैरामीटर्स की सिंटैक्स की बात करूं तो आपको लिखना होता है स्टैटिक वॉइड और फिर सम, ऐसा आपने लिख दिया। अब ये जो पैरेंथेसिस आप बना रहे थे इसके अंदर आप पैरामीटर्स देते हैं और उसके बाद अंदर उन पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं पैरामीटर देता हूँ इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ये मैंने दो पैरामीटर्स दिए हैं। अब उनका यूज मैं अंदर कर सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं कर सकता हूँ इंट z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और उसके बाद मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दूंगा z को। ठीक है, अब जब भी मैं इसको यहाँ से कॉल करूंगा तो मैं इसको डायरेक्टली सम कॉल नहीं करूंगा, अब मैं इसको 20 और 30 दे सकता हूँ और उसी तरह से मैं बाद में इसको 40 और 90 भी दे सकता हूँ। तो अब 20 और 30 जो मैं इसको दे रहा हूँ ये इसके आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स हो गए, जो यहाँ जा करके अपनी फंक्शनैलिटी उस तरह से परफॉर्म करेंगे। जो मैं दे रहा हूँ उसके बेसिस पे ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा डिफरेंट तरीके से। अगर यहाँ मैं ये देता हूँ तो ये अलग रिटर्न करेगा, इन द सेंस ये अलग तरह से एस आउट करेगा, मतलब कि अलग चीज प्रिंट करेगा। वहीं मैं ये देता हूँ, जैसे यहाँ पर क्या होगा 50 प्रिंट करेगा और यहाँ पर 130 प्रिंट करेगा। तो दोनों की फंक्शनैलिटी बदल गई है लेकिन लॉजिक सेम है। कैसे बदल गई है? पैरामीटर्स की मदद से। तो बेसिकली पैरामीटर्स देने के लिए मुझे क्या करना होता है, पहले तो मैं ये हटा दूंगा क्योंकि मुझे बेसिकली यहाँ पर नहीं चाहिए कि आप ए और बी पहले से डिसाइड करें। ठीक है, यहाँ पर इंट सी रहने देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, अब यहाँ भी ए और बी है, नीचे भी ए और बी है। अगर हम यहाँ पर कुछ देते हैं जैसे मान लीजिए 10 और 20, अब या तो डायरेक्ट दे सकते हैं या फिर आप खुद वेरिएबल्स बना दें। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अभी मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ और इंट ए इज इक्वल्स टू 10 और बी इज इक्वल्स टू 20 दे दें और फिर आप सम को कॉल करें ए कॉमा बी की मदद से। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या आउटपुट आता है, आपको 30 मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए इसको 90 कर देते हैं तो 90 प्लस 20 आपको 110 आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर भी ए और बी है और वहीं भी ए और बी है। इस चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक बार हम दो बार इसको कॉल करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इंट सी इज इक्वल्स टू 30 और डी इज इक्वल्स टू 70 में दे देता हूँ और फिर मैं सम कर देता हूँ यार सी और डी का। तो अब ये क्या आउटपुट देगा? तो देखिए यहाँ पर पहले उसने 90 प्लस 20 मतलब 110 दे दिया, फिर 30 प्लस 70 100 दे दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस लाइन ने क्या करा, इस लाइन ने ए में 90 स्टोर करा, बी में 20 स्टोर करा, फिर इस लाइन ने क्या करा, इस लाइन ने सम ऑफ ए और बी को कॉल किया। तो सम के अंदर अब क्या गया, सम के अंदर ये वाला ए और ये वाला बी एज एन इनपुट गए हैं। ठीक है, अब यहाँ जा करके ठीक है वो ये वाला जो ए है और ये वाला जो ए है और ये जो बी है ये दोनों अलग अलग है। ये वाला ए और ये अलग है, ये वाला बी और ये अलग है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप कुछ और नाम दे देते हैं, ठीक है, ए की जगह एक्स दे देते, बी की जगह वाई दे देते, तो बेसिकली होता क्या, सम के अंदर क्या गया है ए और बी, मतलब कि 90, बेसिकली इसको डिकोड करें तो 90 और 20 आपके सम के अंदर गया है। अब ये 90 और 20 जो सम के अंदर गया है यहाँ जाएगा, यहाँ जा करके यार x में स्टोर हो जाएगा 90, y में स्टोर हो जाएगा 20 और उसके बाद अंदर यहाँ भी x हो जाएगा, यहाँ भी y हो जाएगा। तो इस तरह से फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। तो इसको एक बार मैं नाम चेंज करके आपको बता देता हूँ, एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं कर देता हूँ XDF, कुछ भी मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, VCB। सेम चीज मुझे यहाँ करनी पड़ेगी VCB और यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा XDF। ठीक है, ये मैंने दो नाम दे दिए हैं और यहाँ मैंने C की जगह कर दिया है यार Z। ठीक है, यहाँ मैंने C की जगह कर दिया है Z और मैं प्रिंट करवाता हूँ Z को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो अलग अलग नाम है, XDF अलग है और यहाँ पर A जो मैं पास कर रहा हूँ वो अलग है, फिर भी ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो मैंने A में वैल्यू दी है, सम के अंदर जो A और B की वैल्यू दी है वो मैंने दी है 90 और 20 बेसिकली। ठीक है, ये जो है आपका A है, ये जो है आपका B है और यहाँ पर जो सम वैल्यूज ले रहा है वो ले रहा है XDF में और VCB में। बस इतना सा आपको सिंपली समझना है, ये वाली वैल्यू इसमें कॉपी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इसमें कॉपी हो जाएगी। तो XDF की वैल्यू हो गई है 90, VCB की वैल्यू हो गई है 20 और Z में स्टोर हो जाएगा 90 प्लस 20। तो Z में स्टोर हो गया आपका 110 और उसने प्रिंट कर दिया 110। तो बेसिकली इतना समझना है कि ये अलग है और ऊपर जो आप दे रहे हैं ये अलग है। इतना सा फंडा आपको जो है दिमाग में क्लियर रखना है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई यार आपकी पैरामीटर्स की या आर्ग्यूमेंट्स की। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने यहाँ पर वॉइड दिया था,
तो ये मेरा रिटर्न टाइप था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं बहुत ईजी तरीके से आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए मेरा एक बॉक्स है या फिर ब्लॉक है जिसका नाम सम है, ठीक है। ये मेरा मेथड है, सम मेथड है। अब ये इनपुट क्या ले रहा है? एक्स डी एफ और वी सी बी, ये इनपुट ले रहा है। अब ये अंदर ही अंदर परफॉर्म कर रहा है। इसने अंदर जो है जेड प्रिंट कर दिया है, ठीक है। ये अंदर ही अंदर उसने करा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो है एक आउटपुट भी दे, ये तो आपका इनपुट हो गया ना, ये दोनों चीज़ें आपकी इनपुट हो गई। अब मैं आपको बोलूँ कि यार ये एक आउटपुट भी दे मुझे, इसको हम बोलेंगे रिटर्न करना। रिटर्न करना, रिटर्न आप हिंदी में समझिए लौटाना। मतलब कि मेरा मेथड मुझे कुछ लौटाए, उसका मतलब होता है ये रिटर्न कर रहा है। अभी यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था, रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा था, इसलिए हमने वॉइड लिया था। वॉइड मतलब कि नल होता है, मतलब आप कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, जीरो होता है। अगर यहीं में कोई और डेटा टाइप लेता, जैसे कि इंट लेता, कैर लेता, मतलब कि ये चीज़ें आप रिटर्न करवाना चाहते हैं। अब इनको रिटर्न करवाना चाहते हैं, इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है। आपने जो सम नाम का आपका ब्लॉक बनाया है, उसके अंदर आप इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। इनपुट के नाम पे आपने ये दोनों इनपुट दिए हैं ऐसा। इससे आप रिटर्न करवाना चाह रहे हैं कि यार जो भी सम होता है उसमें मल्टीप्लाई कर दे 50 का और मुझे रिटर्न कर दे, है ना। तो जो भी सम होता है उसमें 50 का मल्टीप्लाई करके मुझे रिटर्न कर दो, मतलब मुझे दे दो। तो ये रिटर्न करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर z इंटू 50 जो भी होगा वो आपको रिटर्न कर देगा, मतलब बाहर फेंक देगा। अब यहाँ पर बाहर फेंक देगा, इस वर्ड को आप समझिए। जब भी आप रिटर्न टाइप का यूज करेंगे मतलब ये बाहर फेंकेगा। तो आप इंट रिटर्न टाइप का यूज कर रहे हैं, मतलब ये एक इंटीजर बाहर फेंकेगा। अब जब ये बाहर फेंकेगा ना तो उसको झेलना भी पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर ये इंटीजर बाहर फेंकता है तो ऐसा करके इंटीजर बाहर आएगा, तो उसको आप एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। जैसे मान लीजिए एफ नाम का एक वेरिएबल बनाया है, तो इंट एफ आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके एफ जो भी ये रिटर्न करेगा उसको होल्ड करेगा। ऐसा आपको लॉजिक समझना है, ठीक है। तो जो भी उसने रिटर्न करा, जो भी उसने बाहर फेंका, उसको कोई ना कोई होल्ड करेगा। तो रिटर्न टाइप बनाने के लिए आपको यहाँ करना होता है इंट। जो भी आप रिटर्न करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप कर दीजिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं रिटर्न भी करवाना चाहता हूँ। क्या रिटर्न करवाना चाहता हूँ? z इंटू 50 में रिटर्न करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सम को कॉल कर रहे हैं। अब सम कुछ रिटर्न कर रहा है ना, तो उसको भी आपको स्टोर करवाना पड़ेगा। तो मान लीजिए इंट f1 इज इक्वल्स टू सम ऑफ a और b, और इंट f2 इज इक्वल्स टू सम ऑफ c एंड d। अब यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करवाऊँ f1 और f2 को, तो आप देख सकते हैं जब मैंने सम ऑफ a और b चलाया है तो सबसे पहले तो उसने a और b ले करके इसके अंदर z प्रिंट कर दिया है। लेकिन फिर उसने रिटर्न करा है z इंटू 50, मतलब कि 110 इंटू 50, ठीक है। 110 इंटू 50 उसने रिटर्न करा है, जो कि होता है आपका 5500। अब 5500 को उसने रिटर्न करा है, तो यहाँ पर होल्ड किसने करा है, कैच किसने करा है? उसने इस बॉल को फेंका है, तो हमारी साइड कैच कौन कर रहा है? F1 कैच कर रहा है, तो F1 में स्टोर हो जाएगा 5500, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर F2 ने कैच किया जो इसने रिटर्न करा, C और D। C और D था 30 एंड 70, ठीक है। तो 30 और 70 का जब सम करेंगे तो 100 आ रहा था, और 100 इंटू 50 करेंगे तो मेरा 5000 आ रहा था। तो यहाँ पर 5000 कैच किसने करा है? F2 ने, इसलिए F2 की वैल्यू हो जाएगी 5000। तो जब मैं प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 5500 एंड 5000। तो ये होता है बेसिकली रिटर्न टाइप। अब एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जब भी मैं रिटर्न का यूज कर लूँ, ठीक है, जब भी मैं रिटर्न हो जाऊं, मतलब कि लौट जाओगे आप, ठीक है, आप फंक्शन से लौट जाओगे। इसका मतलब ये होता है कि जब भी मैं रिटर्न को यूज करूंगा, मतलब वो मेरा एंड है फंक्शन का। इसके बाद मेरा कोई भी लाइन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर रिटर्न को जो है लास्ट में रखा है, ठीक है। अगर इसी रिटर्न को मैं यहाँ से हटा करके और यहाँ कर देता कि यार मैं रिटर्न करना चाहता हूँ z इंटू 50 को, ठीक है, और यहाँ मैं रिटर्न अगर करना चाहता, तो मुझे यार यहाँ पर नीचे वाली लाइन में एरर आ जाता। ये बोलता कि यार ये वाली लाइन जो है वो अनरीचेबल स्टेटमेंट है, मतलब कि यहाँ तक मैं कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो इस लाइन को क्यों लिख रहे हो? क्यों नहीं पहुंच पाओगे? क्योंकि रिटर्न पे यार वो लौट आएगा फिर से मेन मेथड के पास। रिटर्न पे वो मेन मेथड के पास फिर से लौट आएगा। इसलिए आपको रिटर्न जो है हमेशा एंड में लिखना होता है, ठीक है। तो रिटर्न का आप ये भी समझ सकते हैं कि जहां रिटर्न लिखा है मतलब कि फंक्शन वहां पर एंड हो गया है, हमारा जो मेथड है वो यहाँ पर एंड हो रहा है लाइन नंबर 7 पे। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल्स के बारे में, जो हम इनपुट दे रहे हैं, जो हमारे पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसके बारे में बात कर ली है। रिटर्न टाइप के बारे में हमने बात कर ली है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं इंट की जगह करता हूँ यार कैर, ठीक है। तो अब ये कैरेक्टर रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि z इंटू 50 एक इंटीजर है।
तो यहाँ मुझे कैरेक्टर रिटर्न करवाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं बी कैरेक्टर रिटर्न करवाता हूँ। अब यहाँ उसने बॉल फेंकी है कैरेक्टर की, तो मुझे यहाँ पर स्टोर भी कैरेक्टर में करवाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं दोनों जगह कैर कर देता हूँ, और अगर आप इसको रन करते हैं तो आप देखिए दोनों बार उसने जो है बी रिटर्न करा है। बी की बॉल फेंकी है तो हमने कैच कर ली है। तो यहाँ पर देखिए बी और बी हमारा F1 और F2 आ चुका है। तो बेसिकली इतना अपने को समझ आ चुका है कि हमने जो एक ब्लॉक बनाया है और उसको हमने कहीं भी यूज़ कर लिया है और उसको ब्लॉक को कहीं ना कहीं डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो जहाँ पर हम ऊपर बना रहे थे सम फंक्शन हमारा स्टैटिक करके, तो ये था हमारी डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन थी। और नीचे जब हम उसको कॉल कर रहे थे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन की कॉलिंग। ठीक है, अब एक दो कॉन्सेप्ट और आपको यहाँ पर समझने हैं। आपको पता है यार जावा में पॉइंटर्स नहीं होते, है ना, पॉइंटर्स नहीं होते। तो पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस वाले जो सिनेरियोज आप सी और सी प्लस प्लस में पढ़ते थे, जावा में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि यार मेन मेथड के अंदर आपने इंट ए बनाया 10, ठीक है, और बी बनाया 20, और उसको सम नाम के मेथड के अंदर पास कर दिया। और हमारा जो सम मेथड है, ठीक है, वो भी इंट ए एंड इंट बी ले रहा है। अब उसने ए की वैल्यू कर दिया 99 और बी की वैल्यू कर दिया 110। ठीक है, तो यहाँ अगर आप बोलो कि यार मैं जब सम ऑफ ए और बी को कॉल करूंगा तो ये ए और बी की वैल्यूज 99 और 110 हो जाएगी, तो ये गलत बात होगी। ठीक है, यहाँ पर हम पास बाय वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, पास बाय वैल्यू, मतलब कि हम वैल्यू पास कर रहे हैं, रेफरेंस पास नहीं कर रहे हैं। रेफरेंस मतलब होता है उसकी लोकेशन। रेफरेंस अगर पास करते तो हम कुछ भी चेंज करते, यहाँ पर जो भी हम चेंज करते वो हमारी ओरिजिनल वैल्यूज में भी रिफ्लेक्ट होता। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर हमने ए और बी बनाया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए बना लिया, उसमें 10 स्टोर्ड है, बी बना लिया, उसमें 20 स्टोर्ड है। अब हमने सम ऑफ ए और बी कॉल करा है, तो हम अगर समझें ऐसे कि यार ए की वैल्यू 99 हो गई, तो ठीक है ए की वैल्यू 99 हो गई, बी की वैल्यू 110 हो गई। अब यहाँ पर अगर इस लाइन के बाद अगर हम प्रिंट करवाते हैं ए और बी को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 99 और 110 प्रिंट नहीं होगा, आपका प्रिंट वही होगा जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यार ये ए और बी सिर्फ यहाँ पर लिमिटेड है, यहाँ तो हम एक कॉपी भेज रहे हैं, मतलब कि पास बाय वैल्यू कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू पास कर रहे हैं। वैल्यू पास कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आप लिख रहे हैं सम ऑफ 10, 20, सिर्फ वैल्यू दे रहे हैं ए और बी को, सिर्फ इतनी सी बात है। आप वैल्यू दे रहे हैं ऊपर वाले ए और बी को। इसीलिए यार आपको याद हो तो हमने नाम चेंज करे थे, तो हमने नाम चेंज करे थे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, क्योंकि ए की जगह आप एक्स लिख लो या फिर वाई लिख लो, बी की जगह यहाँ एक्स कर दो, यहाँ वाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स और वाई अलग बनेंगे। ठीक है, एक्स और वाई अलग बनेंगे। जैसे यहाँ पर अगर ए और बी था तो वो ए और बी अलग बनेंगे। ठीक है, जहाँ यहाँ पर इंट ए और इंट बी था तो वो ए और बी अलग बन रहे थे। जैसे यहाँ पर ये जो ए और ये बी है, वो ए और बी यहाँ पर 10 और 20 बन रहे हैं, और इसके ए और बी यहाँ पर 99 और 110 बन रहे हैं। इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं पास बाय वैल्यू। ठीक है, पास बाय रेफरेंस भी होता है जावा में। पास बाय रेफरेंस कैसे होता है, जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, वो हमेशा पास बाय वैल्यू पे चलेंगे। पास बाय वैल्यू पे चलेंगे मतलब कि कोई भी आप चेंज कर रहे हैं फंक्शन या मेथड के अंदर, वो आपके ओरिजिनल वैल्यू में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और जो आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एरे की मैं बात करूं, तो एरे हमेशा पास बाय रेफरेंस पे चलता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यार आप अगर एक एरे दे रहे हैं, फंक्शन के अंदर एक एरे दे रहे हैं, तो उसमें जो आप चेंज करेंगे वो ओरिजिनल एरे में भी आपको चेंज दिखेगा। इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया fun, उसके अंदर यार मैं इंट एरे ले रहा हूँ, ठीक है, इंट ARR ऐसा ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पर ARR ऑफ 0 की वैल्यू मैं कर देता हूँ 100। तो यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया ARR की वैल्यू। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर अगर मैंने एक एरे बना रखा है, ऑलरेडी एक एरे बना रखा है, ठीक है, जिसका नाम मैंने ए दे रखा है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ है, और अगर मैं फंक्शन में पास कर देता हूँ उस एरे को और फिर प्रिंट करवाता हूँ उसकी वैल्यूज़, ठीक है, ए ऑफ 0 प्रिंट करवाता हूँ, तो मेरी 100 आएगी। भले ही मेरी पहले से उस एरे की फर्स्ट वैल्यू 1 हो, लेकिन मेरी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई है। इसको हम बोलते हैं पास बाय रेफरेंस। ठीक है, तो इसको कोड के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है चेंज वैल नाम का, चेंज वैल्यू नाम का, जो एक ए ले रहा है इनपुट, मतलब एक इंटीजर इनपुट ले रहा है। तो यहाँ पर मैं चेंज वैल को कॉल करता हूँ और ए एज एन इनपुट दे देता हूँ। तो यहाँ मैंने 10 इसको इनपुट दे दिया है। ठीक है, इनपुट मैंने दिया है 10। अब यहाँ पर जब मैं प्रिंट करवाता हूँ ए की वैल्यू, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ए गया होगा इसमें। ठीक है, अब उसने ए को चेंज कर दिया और ए को कर दिया उसने 99।
अब इसको मैं रन करूं तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपका ए जो है ओरिजिनल वाला 99 हो गया, क्योंकि वो तो हमेशा यहाँ पर 10 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक कॉपी बनी है। वो कॉपी मतलब कि बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसा देखिए, यहाँ पर आपने जब इसको चेंज वैल को कॉल कराया तो उसने यहाँ पर 10 दे दिया, सिंपल सी बात है, उसने ए को कोई लेना देना नहीं है उससे, उसने सिर्फ 10 दिया है, वो ऊपर जा करके इसमें कॉपी हो गया है, मतलब कि यहाँ पर ए की वैल्यू जो है 10 हो चुकी है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू 99 उसने कर दी है, लेकिन यहाँ वाला ए जो है उसकी वैल्यू 99 हुई है, नीचे वाले ए की वैल्यू तो अभी भी 10 ही है। ठीक है, ये बेसिकली आपको समझना है। वहीं अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, इंट एरे बना देता हूँ ए, और ए ऑफ 0 की वैल्यू में 99 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी मुझे एरे बनाना पड़ेगा ए, और उसमें मैं स्टोर करा देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जब मैंने इसके अंदर ए दिया और यहाँ मैं करता हूँ, अब एक और चीज़ आपको बता दूँ, ठीक है, एरेज में हमने ये नहीं पढ़ा था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एरेज नाम का एक लाइब्रेरी होता है, java.util के अंदर एरेज नाम का एक लाइब्रेरी होता है, पैकेज होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, arrays.toString ऐसा करके। arrays.toString मतलब होता है कोई सा भी एरे जो है आपको एक लाइन में प्रिंट करवाना है बिना फॉर लूप का यूज़ किए, तो आप ऐसा कर सकते हैं, arrays.toString और ब्रैकेट में आप दे देंगे ए, जो भी आपका एरे का नाम है। ठीक है, तो अब ऊपर देखिए अपने आप उसने इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, उसने अपने आप इंपोर्ट कैसे करा है, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा था एरेज, जैसे ही मैंने एरेज लिखा था मुझे यहाँ नेविगेट करना है java.util पे, ठीक है, और उस पर एंटर कर देना है, तो ऊपर अपने आप जो आपका इंपोर्ट हो जाएगा। फिर मैं कर रहा हूँ arrays.toString और ब्रैकेट में अपना एरे लिख रहा हूँ, तो बेसिकली यहाँ पर मैं अपना एरे प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ जब इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है। यहाँ हमारे एरे की वैल्यू की पहली वैल्यू क्या थी, ए ऑफ 0 क्या था हमारा, सबसे पहले 1 था, है ना, 1 था। उसके बाद चेंज वैल को कॉल करा है उसने, ए ऑफ 0 को 99 कर दिया है। अब जब हम प्रिंट करवा रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली वैल्यू 99 हो चुकी है, मतलब ये चेंज हो चुका है, इसलिए इसको बोलते हैं हम पास बाय रेफरेंस। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का आप यूज कर रहे हैं तो पास बाय वैल्यू जाएगा, और जो एरेज वगैरह जो आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उसमें पास बाय रेफरेंस जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, आपको याद हो अगर, तो हमने क्या किया था अपने शुरुआती लेक्चर्स में कहा था कि आप ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बाद हमने जो ये लिखा था इसको आप डॉट 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 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स, मतलब कि आपके आर्ग्यूमेंट्स वेरी कर रहे हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स वेरी कर रहे हैं मतलब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वेरी कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं सम फंक्शन बना था, उसमें मैं ए और बी दो आर्ग्यूमेंट जो है वो पास कर रहा था। ठीक है, ऐसा मैं कर रहा था। अब मान लीजिए कल को मुझे ए और बी से ज़्यादा, अभी हमने 2 दिए हैं, 2 से ज़्यादा करने हैं, 2 से ज़्यादा 3 करने हैं, 3 से ज़्यादा 4 करने हैं, तो बार बार मैं अलग अलग तो बनाऊंगा नहीं। तो यहाँ पर वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स का काम आता है। कैसे आता है, मान लीजिए एक मेथड बनाते हैं, एक मेथड मैंने बनाई है स्टैटिक सम इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी। ठीक है, ये मैंने मेथड बना दी है, और इसका रिटर्न टाइप मैं कर देता हूँ इंट, मतलब कि इंटीजर रिटर्न करेगा। अब मैं इसको रिटर्न करवा देता हूँ, बेसिकली ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ये शॉर्टकट है, मैंने डायरेक्ट उससे ए प्लस बी प्लस सी रिटर्न करवा दिया है। अब अगर मैं ऐसा आउट करता हूँ, ये भी डायरेक्ट है, मैं किसी भी वेरिएबल में उसको स्टोर नहीं करवा रहा मैं, अब मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर मैं करता हूँ सम ऑफ 5 7 एंड 10, तो देखिए उसने अपने आप ए बी और सी ले लिया है। अब इसको मैं रन करता हूँ तो वो डायरेक्टली प्रिंट कर देगा, 5 7 और 10 का जो भी सम होगा वो मुझे प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर मैं देता हूँ 60, ऐसा मैंने 60 दे दिया, तो यार वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो बोलेगा यार 60 क्या करूँ मैं इसका, मुझे तो सिर्फ 3 वेरिएबल्स चाहिए थे, मतलब कि 3 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए थे। ठीक है, अब मैं 60 का क्या करूँ, मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं जगह बनाऊंगा इंट डी। ठीक है, और यहाँ पर सी प्लस डी करूँगा, बेसिकली ये मेरा एक आउटलुक होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे इन चारों का सम मिल गया है, लेकिन अगर मैं 5वां देना चाहूँ तो यहाँ पर यार एक से ज़्यादा देना चाहते हैं अगर, तो आप डायरेक्टली वेरिएबल बना सकते हैं, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे इतना सब कुछ नहीं लिखना है यार, सिर्फ आपको लिखना है ए और इंट के बाद आपको लिख देना है डॉट डॉट डॉट, दैट्स इट। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक बार मैं इसको वॉइड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और मैं ऐसा आउट करता हूँ एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, और ब्रैकेट में मैं देता हूँ ए को, और इसके बाद में डायरेक्ट सम को कॉल करवा दूंगा, क्योंकि मैंने रिटर्न टाइप हटा दिया है। तो मैं यहाँ पर 1 4 6 8 9 10 ऐसा करके दे सकता हूँ। तो उसने किसको लिया है, यहाँ पर आप देखिए डॉट 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 ए को उसने एज एन इनपुट लिया है। तो अगर मैं इसको रन करवाता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा जो आर्ग्यूमेंट है,
आर्ग्यूमेंट ये पूरा का पूरा एज एन एरे जाएगा, है ना, यहाँ पर एज एन एरे जाएगा ए के अंदर। तो ए की वैल्यू मेरी हो जाएगी 1 4 6 8 9 और 10। तो बेसिकली अगर मैं कितने भी आर्ग्यूमेंट्स देना चाहूँ, यहाँ मैं सिर्फ इतना देता, सिर्फ 146 देता, तो मेरी ए की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर 146। ठीक है, यहाँ पर आप वेरी कर सकते हो अपने आर्ग्यूमेंट्स के नंबर को, आप कितने भी दे सकते हो, कितने कम भी दे सकते हो, एक से ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स का यूज करके अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हो और उसको एरे में आपने जो है कन्वर्ट करा है। आपने यहाँ पर तो एरेज डॉट टू स्ट्रिंग का हेल्प लेकर के उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करवाया है, लेकिन बेसिकली वो एक एरे है। मतलब वो यहाँ पर ये जो मैंने एक एरे लिखा है 1 4 6 8 9 10, वो वहाँ पर ऐसे स्टोर हुआ है ए के अंदर। तो अगर आप ए से कोई भी काम करवाना चाहते हैं, मतलब अलग 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 वैल्यूज से कोई भी काम करवाना चाहते हैं, वो आप करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपको समझने के लिए कि हमने जो है एरेज को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, पूरे एरे को प्रिंट कर दिया है। लेकिन अगर मैं सम करना चाहूँ इसकी हर एक वैल्यू का, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ मैं कर सकता हूँ फॉर ईच लूप का इस्तेमाल। फॉर ईच लूप हमको याद है कैसे हमने करा था। अगर आपको फॉर ईच लूप नहीं पता तो उस लेक्चर को पढ़ लीजिए, आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, फॉर लूप वाला लेक्चर है, बहुत बढ़िया है। फॉर ईच लूप का यूज करके हम इसको प्रिंट करेंगे। अब क्या हो रहा है, ए हमारा एरे है, तो यहाँ पर हमने एरे दे दिया है। ठीक है, उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे सम। ठीक है, वेरिएबल बनाएंगे सम। ठीक है, अब वेरिएबल सम की जगह हम रिजल्ट बना लेते हैं। सम तो हमारा फंक्शन का नाम है, मेथड का नाम है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे रिजल्ट, इंट रिजल्ट। अब हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपको सम करवाना होता है तो आप शुरुआत करते हैं जीरो से, जीरो को स्टोर करते हैं रिजल्ट में। तो रिजल्ट इज इक्वल टू पुराना जो रिजल्ट है प्लस आई जो भी हमारी वैल्यू है, और उसके बाद हम ऐसा आउट कर देंगे रिजल्ट को। ठीक है, तो इसको अगर हम रन करते हैं तो 1 4 6 8 9 10 का जो सम है 38 वो हमको दिख रहा है, वो हमको मिल रहा है। अब इसी को हम जो है रिटर्न भी करवा सकते थे। रिटर्न कैसे करवाएंगे, रिटर्न और फिर हम लिखेंगे रिजल्ट। ठीक है, और ऊपर जो है इसका डेटा टाइप हम चेंज कर देंगे, यहाँ वॉइड की जगह हम कर देंगे इंट। ठीक है, और नीचे ये रिटर्न कर रहा है तो उसको भी स्टोर करवा लेते हैं, इंट सी इज इक्वल्स टू सम ऑफ दिस थिंग्स, और उसके बाद हम ऐसा आउट कर देंगे हमारे सी को। ठीक है, तो इसको रन करेंगे तो सेम हमको आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स की मदद से हम यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग नंबर ऑफ इनपुट्स दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 133 दे दिया, उसके बाद बस ये 3 इनपुट देना चाह रहा हूँ मैं, बस 3 ही देना चाह रहा हूँ, तो वो 3 को भी ले लेगा। आप 2 दीजिए 2 को भी ले लेगा, 10 दीजिए 10 को भी ले लेगा। तो ये फायदा होता है वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स का। अब मान लीजिए मुझे एक और वैल्यू लेनी है इससे। ठीक है, इंट z भी लेना है मुझे, और z को मुझे सिर्फ प्रिंट करवाना है। तो वैल्यू ऑफ z इज ऐसा करके मुझे प्रिंट करवाना है z को। ठीक है, यहाँ पर आप समझिए मैंने z भी लिया है एक्स्ट्रा, तो मुझे यहाँ भी z देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने z इसको नहीं दिया था, मैंने एक्सप्लिसिटली खुद से एक z नहीं दिया था, तो उसने जो मैंने जो 1 4 और 133 दिया था, उसने पहले वाले को अपने आप z बना दिया। यहाँ देखिए उसने पहले वाले को अपने आप z बना दिया है, क्योंकि उसको चाहिए क्या, उसको क्या चाहिए, उसको एक z चाहिए, फिर उसको डॉट 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 ए चाहिए। मतलब कि उसको एक पूरा एरे चलेगा, लेकिन सबसे पहले वो z लेगा। ऐसा होता है, सबसे पहले 1 उसने z लिया है, बाकी उसने पूरा एरे बना दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं इनपुट देता इसको 4 3 2 1, और मैंने यहाँ लिख रखा होता है इंट डॉट 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 ए कॉमा इंट z। तो ऐसा नहीं होता कि यार ये लास्ट वाला जो है उसको 1 जो है z बना देगा और बाकी का जो है ए में स्टोर करवा देगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि इसको नहीं पता ना यार ये कब खत्म होगा। ये तो ए पूरा का पूरा ले लेगा, इसको नहीं पता कब खत्म होगा। इसलिए हम हमेशा जो डॉट 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 वाली चीजें हैं वो लास्ट में देते हैं, वो हमेशा लास्ट में देते हैं। अब ये कैसे काम कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने इंट डॉट 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 ए करा और इंट z करा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे यही एरर दे देगा कि यार वेर आर्ग पैरामीटर जो है मस्ट बी इन द लास्ट, है ना, मस्ट बी लास्ट इन द लिस्ट। जो भी आपकी लिस्ट है उसमें सबसे लास्ट होना चाहिए ये। तो ये मुझे एरर उसने दे दिया है। तो यहाँ पर जब मैं z और इंट ऐसा ले रहा हूँ तो वो सबसे पहले z को ले लेगा। अब यहाँ मान लीजिए मैं 45 कॉमा करता हूँ तो z उसने 45 ले लिया अपने आप। ठीक है, तो सबसे पहले वो z 45 लेगा, बाकी आप जो दे रहे हैं वो ले लेगा दूसरी जगह। ठीक है, तो हमेशा आपको ये जो डॉट 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 वाला जो है वेरार्ग है उसको हमेशा आपको लास्ट में लिखना है। तो यहाँ देखिए वैल्यू ऑफ z इज 45 और बाकी उसने जो आपने एरे दिया है उसका सम उसने करके दे दिया है। तो यहाँ पर हमारी वेरार्ग्स की बात खत्म हो जाती है और जो लास्ट डिस्कशन हमारा बचता है वो है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है ये समझते हैं। अब ओवरलोडिंग यार हमारा बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है। इसका मतलब होता है यार कि ओवरलोड हो चुका है, मतलब कि कोई भी गाड़ी ओवरलोड होती है, मतलब उसमें ज़रूरत से ज़्यादा सामान आ चुके हैं लेकिन फिर भी वो चल रही है।
है ना, फिर भी वो चल रही है। उसी तरह से फंक्शन ओवरलोडिंग होती है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने एक सम नाम का फंक्शन बनाया है, उसके अंदर मैंने इंट ए लिया है, इंट बी लिया है ना। एक और सम नाम का फंक्शन बनाया, उसमें मैंने इंट ए लिया है सिर्फ। अब ये मेरे फंक्शंस बन चुके हैं, अब इनको मैं कॉल करवा रहा हूँ। कहाँ कॉल करवाऊंगा, PSVM में कॉल करवाऊंगा। कैसे कॉल करवाऊंगा, सम इज ऑफ 10 एंड 20 अगर कॉल करवाता हूँ, और वहीं मैं कॉल करवाता हूँ सम ऑफ 5। तो बेसिकली ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब सेम नाम के आपने दो फंक्शन बना दिए हैं, सेम नाम के आपने दो फंक्शन बना दिए हैं, दोनों की अलग अलग फंक्शनैलिटी है। यहाँ मान लीजिए आप A+B करवा दीजिए, यहाँ मान लीजिए आप A×10 करवा दीजिए। तो ये 10 और 20 क्या रिटर्न कर देगा, ये दे देगा आपको 30 और ये दे देगा आपको 50। दोनों अलग अलग हो गए ना, लेकिन यार नाम तो सेम है, इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। तो बेसिकली आपने दो मेथड्स बना दी हैं सेम नाम की, ठीक है। सम ऐसा सेम नाम की आपने दो मेथड्स बना दी है। इसके अंदर जो आपने दिया है A, B और इसके अंदर जो दिया है A, इन दोनों में डिफरेंस है ना। कंपाइलर को कैसे पता चलेगा ये दोनों अलग अलग है, कंपाइलर को नहीं पता ना यार, वो इतना समझदार नहीं है। उसको चीज़ें फैक्ट्स दिखेंगी तो वो समझदार है। तो उसको अगर यहाँ दिखेगा कि इंट A है, इंट B है और दूसरे सम में मेरा इंट A है, ऐसा उसको दिखेगा, और यहाँ पर अंदर आपका लॉजिक है, यहाँ भी लॉजिक है। तो अब जब भी आप PSVM मतलब कि आपकी मेन मेथड में सम को कॉल करवाएंगे, तो अब यहाँ पर आप जो देंगे उसके बेसिस पे वो कॉल करेगा। मान लीजिए इसको 1 नंबर देते हैं, इसको 2 नंबर देते हैं। यहाँ आप 10, 20 करेंगे तो एक कंपाइल टाइम होगा, इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी कंपाइल टाइम, एक होती है आपकी रन टाइम। कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग हम कर रहे हैं अभी, क्योंकि कंपाइलर डिसाइड करेगा कि 1 नंबर को कॉल करना है, 2 नंबर को कॉल करना है, क्योंकि आपने यहाँ पर बता दिया है ना उसको कि यार नंबर ऑफ इनपुट्स मेरे दो है, दो इनपुट्स कहाँ है मेरे, फर्स्ट पे है, इसलिए मैं 1 जो सम है, फर्स्ट वाला जो सम है उसको कॉल करूंगा। एक और बार अगर आप लिखते हैं सम ऑफ 30, तो अब आप उसको बता रहे हैं यार मेरा इनपुट सिर्फ एक है, सिर्फ एक इनपुट पे मैं किसको कॉल करूंगा, सेकेंड नंबर वाले को कॉल करूंगा। तो ये होता है कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग। अगला होता है हमारा रन टाइम। अब रन टाइम ओवरलोडिंग यार ऊप्स कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि यार जब आप कंपाइल करके फंक्शन, जो भी आपका पूरा मेन मेथड है, जो आपकी फाइल है, उसको आप रन कर रहे हैं, तब वो डिसाइड कर रहा है कौन सा फंक्शन मैं कॉल करूं। इसको हम बोलते हैं रन टाइम ओवरलोडिंग। ठीक है, ये ऊप्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अभी आपको समझना है कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग। ठीक है, तो कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग क्या थी, आपने नंबर ऑफ इनपुट्स अलग अलग दे रखे हैं, तो कंपाइलर जो है कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, सेम नाम है आपका, सम जो है सेम नाम है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली। तो यहाँ अगर हम फंक्शन ओवरलोडिंग करना चाहें अपनी, तो हम कैसे करेंगे, ये सारा चीज़ें हम क्लीन कर देते हैं। ठीक है, क्लीन करके मेन मेथड और एरे को भी हम अभी हटा देते हैं, अभी हमको इसका यूज़ नहीं है। तो मेन के अंदर हम कर देते हैं, मेन मेथड को बना लेते हैं, और उसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं यार, एक सम जो बनाते हैं उसमें हम दो इनपुट लेंगे। ठीक है, स्टैटिक वॉइड सम इंट कर लेते हैं ताकि हम जो है रिटर्न करवा सकें। ठीक है, स्टैटिक इंट सम इंट A, इंट B। ठीक है, और हम रिटर्न करवाना चाह रहे हैं A+B को। उसी तरह से स्टैटिक इंट सम A, सिर्फ A। ठीक है, और हम रिटर्न करवाना चाह रहे हैं A×50 को। अब मेरे दोनों जो है मेथड्स बन चुके हैं, दोनों का नाम सम है। अब मैं सम यहाँ पर यूज करूंगा तो कंपाइलर डिसाइड करेगा कौन सा कॉल करवाना है, इसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग, कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग। तो यहाँ मैं मान ले सम करता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर यार मैंने रिटर्न टाइप ले रखा है, तो मैं ऐसा आउट करूंगा डायरेक्टली सम को। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही आपने सम लिखा, यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप एक इनपुट दीजिए या फिर दो इनपुट दीजिए। तो मान लीजिए मैं दो इनपुट देना चाह रहा हूँ, क्या 10, 20 या फिर 10, 30, ये मेरा इनपुट है। तो यहाँ पर उसने अपने आप यहाँ पर डिसाइड किया है कि यार A10 है, B30 है, मतलब दो इनपुट है, मतलब मैं सेकंड वाला जो, मतलब फर्स्ट वाला जो मैंने ऊपर बना रखा है वो कॉल करूंगा। अब एक और यहाँ पर आप चीज़ समझ सकते हैं इंटेलिज आइडिया में, वो क्या है, वो यहाँ पर देखिए, आपने जैसे ही इस सम को कॉल किया है ना, मतलब यहाँ पर कंपाइलर जो है काम कर रहा है अपना। कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग जैसे ही हुई 10 और 30 दो इनपुट उसको मिले, तो वो समझ गया ये वाला है। तो यहाँ देखिए उसने इस वाले को जो है कलर चेंज कर दिया, और यहाँ पर ये वाला जो है वो डल है, कलर अभी चेंज नहीं हुआ है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि कौन सा वाला आपको जो है कॉल हुआ है। ठीक है, अब वहीं अगर आप सेकंड नंबर वाले को करते हैं, ऐसा आउट करते हैं, और फिर आप करते हैं सम ऑफ, फिर आप लिखते हैं 50। तो यहाँ देखिए दोनों आपके जो है येलो हो चुके हैं, क्योंकि आपने दोनों कॉल कर लिए हैं। अब इसको मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपको आउटपुट जो है, पहले 10 + 30 कितना 40, वो मिल गया। उसके बाद 50 × 50 कितना 2500, वो भी मिल गया।
मतलब यहाँ पर हमारा कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग हो गया। ठीक है, तो सेम नेम से आपने दो फंक्शन बना लिए और सेम नेम से आपने दोनों को कॉल कर लिया अलग अलग इनपुट देके। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर यार आपका जो है फंक्शंस या फिर जो हम बोले मेथड्स, अब आपको मेथड्स बोलने की आदत डालनी पड़ेगी, फंक्शंस नहीं, आपको मेथड्स बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, आप मेथड्स बोलेंगे जावा में, तो हमारा जो मेथड्स है वो मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, इतना ही था मेथड्स में। वेरिएबल आर्गुमेंट्स भी हमने पढ़ लिए हैं, हमने फंक्शन ओवरलोडिंग या फिर मेथड ओवरलोडिंग भी पढ़ ली है। ठीक है, अब ओवरराइडिंग और रन टाइम ओवरलोडिंग ये सारी चीजें हम ऊप्स में पढ़ेंगे, है ना। तो ऊप्स हमारा अगला लेक्चर होने वाला है, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट्स हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तो मिलते हैं यार अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।